आ गए सभी। स्क्रीनशॉट से कुछ नहीं होगा राम स्वरूप भाई, आप तो पुराने स्टूडेंट हो। आपको क्या जरूरत है स्क्रीनशॉट की? ये नए हो। कल एक्सपायरी है भाई निफ्टी बैंक निफ्टी की। आते ही स्क्रीनशॉट मांगने लग जाते हैं भाई, कुछ नहीं कर पाओगे शेयर मार्केट में आप। मैं सच बता रहा हूँ। चैट ऑफ कर देता हूँ भाई। अरे एक बार एक पोस्ट डालनी थी भाई, वो डाल रहा हूँ। ओह। एक बंदे ने प्रैक्टिस ग्रुप में भी स्क्रीनशॉट शेयर कर रखे थे पूरी क्लास के। भाई फिर आप मुझे ये मत बोलना कि मैं उधर से बैन हो गया परमानेंट, मेरा क्या दोस्त था, मेरा ये था। हिंदी में पढ़ लीजिए, रूल लिखे हुए हैं, क्या रूल रेगुलेशन है उस ग्रुप के। अगर एक बार उधर से बैन हो गए ना भाई, दोबारा ऐड नहीं हो पाओगे किसी भी हालत में। भाई जो क्लास के बीच में हम ढेर सारी बातें करते हैं ना, यही साइकोलॉजी है। यही है साइकोलॉजी, आपको समझ आए ना आए। हाँ वीडियो ऑन कर देता हूँ भाई, ये लो। हो गई ऑन। जय माता दी सभी को। नोट्स भेज दो भाई क्लास के। और नोट्स भी मत भेजो भाई, मैं तो ये बोलता हूँ। जिसके अंदर लगन होगी ना वो खुद ही कर लेगा। आपके नोट्स से इधर क्लास में नहीं सीख सकता, आपके नोट्स से कैसे सीख लेगा? जो खुद बंदा अपने नोट्स नहीं बना सकता, वो आपके नोट्स से कैसे मार्केट को सीख लेगा? आप किसी का भला नहीं कर रहे हो नोट्स या स्क्रीनशॉट देके, बुराई कर रहे हो, आप उसको अपाइज कर रहे हो। बंदे को अपनी अपनी जिम्मेवारी का पता होना चाहिए, और यहाँ तो फाइनेंशियल रिस्क है, मेहनत की कमाई का रिस्क है। आज तो बुलिश है भाई मार्केट। ग्लोबल मार्केट भी बुलिश आज तो। देखो कल रह जाए तो। कल देखते हैं। भाई इंडिया विक्स की क्लास आएगी तब इंडिया विक्स के बारे में भी देखेंगे। अभी इंडिया विक्स की क्लास थोड़ी है। वो तो लास्ट में ऑप्शन ग्रीक्स का जब पार्ट आएगा, इंडिया विक्स डेल्टा थीटा वगैरह वगैरह, ये तो तब की बात है। अभी इंडिया विक्स नहीं है, अभी तो फिर आप पजल हो जाओगे। सही बात है प्रवीण भाई, जो क्लास लेने के लिए सीरियस नहीं है ना, तो नोट्स भेजने का भी फायदा नहीं है। चले भाई शुरू करें। भाई नहाए धोए ही रहते हैं। हाँ क्या पता भाई, कैसी स्मार्ट लुकिंग, क्या मतलब।
अगर जूम ने अगर जूम कंपनी ने ये फीचर नहीं दे दिया हो ना भाई, कौन सा फीचर, जो इसको ऑफ कर देता है, ये जो भांड भंडोला करते हैं, तो क्लास नहीं लेने दे कोई भी, इतने निशान मारता रहे कोई ना कोई। वो तो अच्छा है जूम ने बंद कर रखा है इसको, कि मैं हम बंद कर सकते हैं इधर से। भाई यहाँ पे थे ना हम कल। हाँ ये तो हो गया था वेस्ट। इसका जरूर स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। थैंक यू भाई। आज वर्साचे की आज वर्साचे की टी शर्ट पहन रखी है इसलिए लग रहे हैं। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण एक्सेप्शन ही है अभी तो, एक्सेप्शन ही चल रही है। देखिए पहली एक्सेप्शन क्या है। मिलो भाई मिलो। प्राइस जोन, बेस्ट जोन जो प्राइस एक्शन पॉइंट का होता है। देखिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ, टाइम फ्रेम लिखा हुआ है, कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट होता है, मतलब जो सबसे स्ट्रोंग होता है वो टाइम फ्रेम ये होता है। मल्टीपल डिमांड एरिया सपोर्ट, यानी हमें असली प्राइस एक्शन कैंडल पता करनी है जिसमें गुड लेग आउट हो। लेग आउट बताया था ना उस दिन, क्या होती है भाई लेग आउट। आती है नाना साहेब, आती है। किसी में भी लगा सकते हो मूविंग एवरेज हो। मैं आपको इस लाइन का एग्जांपल समझाता हूँ ट्रेडिंग में। हमने कल कौन सा शेयर देखा था भाई जिसमें तीन चार डिमांड जोन थे, कौन सा शेयर था याद है किसी को? तीन चार डिमांड जोन थे एक साथ। न्यू इंडिया एश्योरेंस थोड़ी था भाई, देखते न्यू। अरे भाई न्यू इंडिया एश्योरेंस आज 4.5%, 5% बुलिश है। देखा आपने कल इसको मैंने बोला था, देखा किसी ने? 5%, 5% भाग गया भाई आज ही है तो। हाँ मंथली डिमांड जोन में था ना ये देखिए, ये मंथली डिमांड अभी तो कुछ भी नहीं भागा है, मंथली डिमांड जोन के हिसाब से तो भागा ही नहीं है। 200 210 तक तो जाना ही चाहिए ना, जिस तरीके से मंथली डिमांड जोन आया है। मैंने लेग आउट कैंडल का लेग आउट का जिक्र किया, क्या बताया था मैंने उस दिन लेग आउट आपको? पोली कैब था। देखते हैं। हाँ, जो रैली कैंडल होती है, यानी कि बेस कैंडल के बाद उसको लेग आउट ही बोल देते हैं अगर बड़ी कैंडल हो, जैसे कि ये वाली दिख रही है आपको, ये वाली कैंडल प्रॉपर बुलिश कैंडल दिख रही है भाई सभी को। ये लेग आउट भी बोल सकते हो आप इसको। आपको कहीं ना कहीं मारूबुजू कैंडल दिख रही है ना ये, दिख रही है मारूबुजू। मतलब अगर आप एक साइड की इसकी पूंछ निकाल दो तो ये मारूबुजू कैंडल ही है। हाँ, इसी को लेग आउट बोल देते हैं जो, हाँ ऑलमोस्ट मारूबुजू कैंडल है। ऐसे ही यहां पे दिखाऊं मैं आपको, एक ये डिमांड जोन था। हाँ? ये वाला, भाई ये वाला भी परफेक्ट था ना, पिक्चर क्लियर।
ऐसा ही है ना जैसा ये वाला है, ऐसा ही है ना। अब अगर इस डिमांड जोन से आप माप के देखोगे, मंथली डिमांड जोन से ये कितना ऊपर गया था, ये गया था भाई, लगभग डबल हुआ था। तो इधर से अगर मैं माप के देखूं कितना जा सकता है, 200 तक तो जा ही सकता है। 60% तो भागना चाहिए भाई इस हिसाब से तो ये शेयर। बेस कैंडल के बाद जो रैली कैंडल बनती है ना भाई, केवल डिमांड जोन में होती है लेग आउट कैंडल। लेग आउट कैंडल सप्लाई जोन में नहीं होती है, केवल डिमांड जोन में। तो जिस तरीके से पहले वाला, अब कुछ लोग अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि ये डिमांड जोन कैसे हुआ, ये तो यहां तक गया था, है ना, ये दिख रहा है आप सभी को। ये पता है क्यों गया था इतनी नीचे तक? स्पाइक जो मार रखा है इसने, ये वाला जो स्पाइक मार रखा है, क्यों मार रखा है? हाँ, कोविड की वजह से। कोविड की वजह से स्पाइक था ये। वरना आप कोविड के, अगर आप 8-10 महीने बाद देखोगे कोविड के बाद, तो इसी डिमांड जोन से चला है, इसी वाले से। फिर नहीं गया इतना नीचे। ठीक है, तो ये है कहाँ गई भाई अपनी वो स्लाइड स्लाइड। हाँ, असली प्राइस एक्शन जोन या असली प्राइस एक्शन कैंडल पता करनी है, प्लस गुड लेग आउट साथ में हो। ठीक है। और कई मल्टीपल डिमांड जोन हो, या फिर मल्टीपल सप्लाई जोन हो। अगर आप सेलर हो तो मल्टीपल सप्लाई जोन हो, अगर आप बायर हो तो मल्टीपल डिमांड जोन हो। ये सब अगर साथ में हो ना, तो सबसे सेफ एंट्री एग्जिट हम कर सकते हैं। इसका मतलब ये है। अरे भाई, लेग आउट रैली कैंडल को बोलते हैं, कितनी बार बता लिया आर्यन। रैली कैंडल को लेग आउट बोलते हैं। रैली कैंडल पता है आपको? हाँ, रैली कैंडल को ही लेग आउट बोलते हैं। एक तरीके से जो मारूबुजो कैंडल होती है ना, मतलब रैली कैंडल में विग भी हो जाती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन अगर सीधे सीधे बड़ा मोमेंटम आया हो बेस कैंडल के बाद, उसको लेग आउट बोल देते हैं। कुछ नहीं है भाई, ये फालतू की चीज, अगर इतनी अच्छी चीज होती तो मैं बता देता आपको। भाई वैसे गलती से नाम लिया गया मेरे से लेग आउट। यहाँ पे हैं। ये देखिए, एक डिमांड जोन ये वाला है, एक डिमांड जोन ये वाला है। टाटा मोटर्स में भी है ना भाई ऐसे ही, एक डिमांड जोन ये वाला है ना भाई, मल्टीपल डिमांड जोन है ना। अगर आपको किसी स्टॉक के अंदर मल्टीपल डिमांड जोन मिल गए ना, तो आपको एग्जिट करना ही नहीं है, एवरेज करना है, कभी भी भाग सकता है शेयर। नहीं समझे? मैं टाटा मोटर्स और देख लेता हूँ एक बार। जितने ज्यादा परसेंटेज की होगी प्रेम प्रकाश, उतना ही स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बनेगा। ये सारे डिमांड जोन थे भाई टाटा मोटर्स में, ये भी, ये भी, ये भी। ये तीन तीन डिमांड जोन थे टाटा मोटर्स के अंदर, आपको पता है? तीन तीन डिमांड जोन थे। नहीं, डिफरेंस टाइम फ्रेम के भी चल जाएंगे अरविंद, अगर सेलिंग नॉर्मल है तो। और अगर आप रिस्पेक्ट की बात करोगे तो कहीं ना कहीं
डिमांड जोन की रेस्पेक्ट हुई है, यहाँ पे भी हुई है थोड़ी सी, यहाँ पे भी हुई है, लेकिन एक एक हफ्ता रेस्पेक्ट हुई है, बस एक हफ्ते से ज्यादा नहीं हुई। क्योंकि इसके अंदर भाई न्यूज ही ऐसी है, एक न्यूज खत्म होती है तब तक दूसरी न्यूज आ जाती है। एनजीएल, ये भी बड़ा वोलेटाइल स्टॉक है भाई। हाँ, इसमें भी मल्टीपल डिमांड जोन है, मल्टीपल सप्लाई जोन है। देखो ये बताना भाई, ये क्या है? कल ही क्लास में आपको बताया था, ये क्या है? बताओ। दिखता है विनोद? बताओ भाई। कल ही बताया था आपको। कल मैंने इसके साथ ये बताया था कि सबसे ज्यादा लोग इसी रेंज में गलती करते हैं। कल का लास्ट स्क्रीनशॉट है ये। अब देखिए, आपने एक चीज नोटिस की होगी, इसमें सबसे ज्यादा गलती पता है क्यों करते हैं लोग? क्योंकि डिमांड जोन का मतलब है जहां से स्टॉक के अंदर बड़ा मोमेंटम आया हो। और यहां पे अगर आप देखोगे, ये देखिए, बड़ा मोमेंटम आया है नहीं आया है? आया है ना? मतलब तकरीबन लोगों ने भाई अच्छा जवाब दिया है जो कल मैंने बताया था। अब बड़ा मोमेंटम जरूर आया है, लेकिन कोई कैंडल है मार्क करने की? कोई कैंडल नहीं है मार्किंग करने की। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, मैं आपको एक निफ्टी का एग्जांपल देके समझाता हूं। मुझे नहीं लगता भाई यहां से लेके यहां तक निफ्टी किसी के हाथ आई होगी। बताओ। और यहां से लेके यहां तक भी नहीं आई होगी हाथ। अब देखो, ऐसी बात नहीं है कि ये बुलिश मोमेंटम नहीं है, बुलिश मोमेंटम पूरा है, लेकिन ये ना हाथ आने वाला एरिया होता है। क्यों होता है? मान लो कल मार्केट 11,200 पे बंद हुई है, अगले दिन मार्केट सीधा 11,500 पे खुलती है, गैप अप। अब गैप अप खुलने के बाद बंदा बुलिश तो रहेगा नहीं, क्योंकि 300 पॉइंट का ऑलरेडी गैप अप है, तो बंदा डरा डरा रहेगा, यार इतना बड़ा बुलिश है और तो क्या ही मोमेंटम देगी। और मार्केट 300 पॉइंट का और मोमेंटम दे देती है, बंदा बैठा रहता है, यार नीचे तो आई नहीं, ये तो 300 पॉइंट और चली गई। अगले दिन छोटी सी लाल कैंडल बना देगी, लोगों को कंफ्यूज रखेगी कहीं नीचे ना आ जाए। उससे अगले दिन फिर से बड़ा गैप अप खुलेगी और सीधा भाग जाएगी 200-300 पॉइंट। मतलब गैप अप लगाती जाएगी और खड़ा खड़ा मोमेंटम आ जाएगा। इसीलिए, और ये किसी के हाथ नहीं आता है। और ना ही ये डिमांड जोन होता है, ना ही ये सप्लाई जोन होता है, ऐसा कोई जोन काम नहीं करता है। काम इसलिए नहीं करता है क्योंकि उस जोन में कोई इंटरेस्टेड ही नहीं होता है। और अगर उस जोन में कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा तो पेंडिंग ऑर्डर कहां से मिलेंगे? ये एक तरीके की साइकोलॉजी भी है। भाई झूठ थोड़ी बोल रहा हूं, बताओ। हंस रहे हैं कुछ लोग। झूठ थोड़ी बोल रहा हूं, हाथ आई किसी के। मार्केट जब गैप अप खुलती है, भागती है, किसके हाथ आती है? एमजीएल की मैं बता रहा हूं। यहां से लेके यहां तक एमजीएल किसी को हाथ ही नहीं आया होगा। क्योंकि ये वाली कैंडल देखिए, इतनी बड़ी कैंडल बनी है ये। एक हफ्ते में इतना वोलेटाइल रहा है ये स्टॉक। हाँ, वाहियात कैंडल है, लेकिन अब देखिए, काम किसने किया? काम जाके इस डिमांड जोन ने किया, जो प्रॉपर डिमांड जोन है, मतलब जिसके बाद एक अच्छी रैली कैंडल है। आया भाई समझ में सभी को? ऑपरेटर भगाता है भाई। एक्चुअली ऐसे मोमेंटम को ना, खासकर इंडेक्स में कोई नहीं भगाता भाई, ये होता है
शॉर्ट कवरिंग की वजह से। शॉर्ट कवरिंग समझते हो आप? हाँ, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग में ना पोजीशन एग्जिट होती है तो वो भाग जाता है फिर। राहुल भाई तुम भी बैठ जाना उसके साथ में। पता चल जाएगा। उसको सेबी धरने वाली है आज, नहीं तो कल धर लेगी। ये तो भाई मैं 2 बार बता चुका हूं आपको, समझ में आया? अरे पता नहीं किसका, सुनील सुनील किसका नाम ले रहा है। एक एक्सेप्शन ये भी है, देखिए, बिग टाइम फ्रेम डिमांड सप्लाई जोन टू स्मॉल टाइम फ्रेम मार्किंग। बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में मार्किंग जब करते हैं। वही होगा मलिक साहब। ये एक्सेप्शन ये भी है और जरूरी भी, यानी जब हम डिमांड सप्लाई जोन की मार्किंग करते हैं तो सबसे पहले हाई टाइम फ्रेम लगाकर मार्किंग शुरू करें, और छोटे टाइम फ्रेम तक मार्किंग करते आए और सेव कर दें, ताकि बार बार मार्किंग ना करनी पड़े। जैसे पहले 12 महीने के टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन डिमांड जोन की मार्किंग कर दी है, 6 महीने, 3 महीने, 1 महीना, 1 हफ्ता, 1 दिन। सीधा 1 दिन के डिमांड जोन को मार्क करोगे तो क्या पता स्टॉक 3 महीने के सप्लाई जोन को तोड़कर आ रहा हो। 1 दिन का डिमांड जोन उसको रोक नहीं पाएगा, तोड़ देगा। यानी जितने बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड सप्लाई जोन होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग डिमांड सप्लाई जोन होगा। और मेरा जो जो मेरा फेवरेट टाइम फ्रेम है ना भाई डिमांड सप्लाई जोन में, वो वीकली है। आपका भी वीकली टाइम फ्रेम आने वाले समय में, आपका भी वीकली टाइम फ्रेम डिमांड सप्लाई जोन फेवरेट हो जाएगा। सबसे ज्यादा काम करता है, और स्विंग ट्रेड बहुत बढ़िया देके जाता है। अब देखिएगा, ये बहुत जरूरी स्लाइड है भाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बार बार पढ़नी पड़ेगी आपको। आर्यन भाई, इंट्राडे में पैसा नहीं बनता है इतना, स्विंग ट्रेड में ज्यादा बनता है। और सबसे बड़ी बात है, स्विंग ट्रेड में जो पैसा बनता है वो टेंशन फ्री पैसा होता है, रिस्क फ्री होता है। इंट्राडे में बहुत ज्यादा टेंशन वाला पैसा होता है। और इंट्राडे और स्विंग ट्रेड में सबसे बड़ा नुकसान पता है किस चीज का होता है? कोई बता सकता है इंट्राडे और स्विंग ट्रेड में जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो किस चीज का होता है? नहीं, टाइम डीके का कैसे होता है भाई? ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं बोल रहा हूं मैं, कैश में बोल रहा हूं। इंट्राडे और स्विंग ट्रेड। बहुत सारे लोगों ने भाई सही जवाब दिया है, मतलब मैं सोच नहीं रहा था कि आप ये जवाब दोगे। बहुत सारे लोगों ने बोला है ब्रोकरेज। स्टॉप लॉस नहीं भाई, ब्रोकरेज कभी कैलकुलेट करके देखना। इंट्राडे जो करता है उसकी ब्रोकरेज उसके प्रॉफिट के जितनी ही होती है, ब्रोकरेज और चार्जेस, जीएसटी। ब्रोकरेज भी इतनी नहीं होती है। ब्रोकरेज का तो नाम बदनाम है भाई। 20 रुपए अगर ब्रोकरेज लगती है ना, तो आपको 150 रुपए के जीएसटी, स्टाम्प ड्यूटी, एक्सचेंज फीस, फलाना ढिमका ये लगता मिलेगा। ब्रोकरेज का तो नाम बदनाम इसलिए है क्योंकि ये सारी चीजें ब्रोकरेज के साथ जोड़ दी जाती हैं। नए लोगों को इसी से दिक्कत होती है ज्यादा। आर्यन भाई, वो ब्रोकरेज नहीं होगी अकेली, वो चार्जेस मिलेंगे आपको बहुत सारे। पता नहीं लाल जी भाई। हाँ, हार्ट अटैक का भी खतरा होता है, दुष्यंत सही बोल रहे हैं। देखिए, आपको अगर इंट्राडे करनी है ना, देखिए सिंपल तरीका बताऊं आपको इंट्राडे का। अगर आपको डेली इनकम चाहिए तो आप ना
इंट्राडे कीजिए उन स्टॉक के अंदर जिनके अंदर स्विंग ट्रेड बनता है आपका। इंट्राडे वाले स्टॉक के अंदर आप इंट्राडे मत कीजिए। जिनके अंदर स्विंग ट्रेड बनता है ना, उन्हीं के अंदर इंट्राडे कीजिए। और इंट्राडे का जो पोजीशन होता है जो आप करते हो, वो इंट्राडे में मत कीजिए, वो सीएनसी में बाय कीजिए, कैरी ऑन कैश में। ताकि आप उसको 1 या 2 दिन तक अगर थोड़ा सा बहुत लॉस हो जाए तो होल्ड कर सको। दिक्कत सबसे बड़ी क्या आती है एक स्विंग ट्रेडर को, जहां तक मुझे भी आई है भाई ये दिक्कत, इस दिक्कत से मैं भी नहीं बचा हूं। हालांकि कुछ हद तक समझ में आने लगा है पिछले 1 डेढ़ साल से। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत स्विंग ट्रेडर को क्या आती है? स्विंग ट्रेडर का मतलब है 10 15 दिन के अंदर स्टॉक को बेच देना खरीद के। अगर कई बार नुकसान हो जाता है ना भाई, स्टॉप लॉस नहीं लिया जाता। जो कैश में आप स्टॉक बाय करते हो ना, वो स्टॉप लॉस लिया ही नहीं जाता स्विंग ट्रेड में। ऐसा रहता है यार, डिलीवरी ही तो है, भाग जाएगा। अब यहाँ पे आप ये जीरोधा का भेजा है गुलशन जी ने। अब आप एक बार ब्रोकरेज देखिए, 4500 रुपए, केवल 4500 रुपए ब्रोकरेज है। बाकी के चार्ज देखिए आप। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज 9122, ये भी लगते हैं, पता नहीं क्यों लगे हैं। इंट्राडे में नहीं लगते होंगे ये, क्योंकि होल्ड जो करते हैं उसमें लगते हैं। इंटीग्रेटेड जीएसटी 2490, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज 13127, 388 सेबी टर्नओवर 26, 130 एनएससी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। कितने रुपए हो गए भाई? 9 और 10 11, 11.5, 22 23 24, 25,000 रुपए हो गए। 25,000 रुपए लगे हैं आपके एक्स्ट्रा चार्जेस। 25 30 हजार, 25,000 हो गए, 4500 ही लगी है ब्रोकरेज तो। 5 गुना ज्यादा मतलब जो बाकी के चार्ज लगते हैं ना भाई, वो 5 गुना ज्यादा लगते हैं। और लेकिन ये जो 30,000 रुपए चार्ज लगे ना, सबसे बड़ी दिक्कत है, ज्यादातर लोग इसको ब्रोकरेज में काउंट कर लेते हैं, यार इसकी तो ब्रोकरेज बहुत ज्यादा है। और स्विंग ट्रेडर की भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो स्विंग ट्रेडर बनने के चक्कर में लॉन्ग टर्म ट्रेडर बन जाता है। चलिए स्लाइड पे आइए भाई, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। कोमोडिटी में 7,000 ब्रोकरेज लगी है, 24,000 चार्जेस लगे इन्वेस्टमेंट फॉर ह्यूज रिटर्न्स, इसका मतलब समझते हो भाई आप? इन्वेस्टमेंट फॉर ह्यूज रिटर्न्स, बिग बुल, जो मतलब क्या बोलते हैं भाई उन शेयर को जो मल्टीपल रिटर्न देते हैं, क्या था भाई? आर्यन भाई आपको भी चार्जेस लगे 4243 के। टोटल चार्जेस लगे 15,400 140 के। मल्टी बैगर, हाँ मल्टी बैगर। मल्टी बैगर स्टॉक कैसे ढूंढ सकते हो भाई? ये पूरी स्लाइड उसी पे बेस्ड है। तो इसको ना थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा आप। अगर आपको कोई मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढना है, ये स्लाइड है भाई लॉन्ग टर्म वालों के लिए, शॉर्ट टर्म वालों के लिए, जिसको अपना पैसा एक तरीके से डबल करना है। मतलब आपको अगर लगता है कि यार मेरे को तो 5 6 कंपनी ऐसी लेनी है जो खरीद के रख लूं और 2 3 साल के बाद देखूं, उसको देखना ही नहीं है, बेचना ही नहीं है, उसके लिए ये स्लाइड है ही इंटरेस्टिंग। इंटरेस्ट है आपका ये सीखने में कैसे ढूंढे? तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है एनालिसिस का स्टाइल। सबसे पहला है एनालिसिस का स्टाइल।
होता है आर्यन भाई, इंट्राडे की भी स्ट्रेटजी सिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए, पहले जो चल रहा है उस पर ध्यान दीजिए, वरना वो भी भूल जाओगे, ये भी भूल जाओगे। एनालिसिस का जो स्टाइल है वो 12 मतलब बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में मार्किंग करते हुए आपको आना है। ये तो आपका मार्किंग का ओके ओके सर। मार्किंग का स्टाइल है। अब जो ये चीजें लिख रखी है ना भाई, इनको पकड़िए। पहली बात, ऐसे स्टॉक को ढूंढना है जो 52 वीक लो के नजदीक हो या 52 वीक लो पे हो। लिखो भाई, इस चीज को लिखते रहना, स्लाइड के भरोसे मत रहो, लिखो जो मैं बता रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जो 52 वीक लो या 52 वीक लो के आसपास हो। साथ साथ में मैसेज करते रहना, लिखते रहना, मैसेज करते रहना, मैं पॉइंट बताऊंगा आपको। एनालिसिस का स्टाइल लिख लीजिए, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में मार्किंग करनी है, ये लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, ऐसे स्टॉक जो 52 वीक लो के आसपास हो या फिर 52 वीक लो हो या उसके नीचे हो, ये भी लिखिए। उसके बाद अगला पॉइंट आएगा, मैसेज कर देना लिख के। और आज के टाइम पे तो भाई ढेरों स्टॉक मिल जाएंगे आपको ऐसे। लिख लिया। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या लिखना है, फंडामेंटली स्ट्रोंग होने चाहिए वो शेयर, फंडामेंटली स्ट्रोंग होने चाहिए, ये भी लिखो। अच्छा, फंडामेंटली स्ट्रोंग क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, किसी स्टॉक को भी ढूंढेंगे हम, चिंता मत कीजिए, किसी एग्जांपल दूंगा किसी स्टॉक का। हाँ, बड़ा टाइम फ्रेम देखेंगे मधु, जैसे महीने का डिमांड जोन, 3 महीने वाला डिमांड जोन, 6 महीने वाला, ऐसे। फंडामेंटली स्ट्रोंग हो लिख लिया, ओके। प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा होनी चाहिए। प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा होनी चाहिए। 50% से तो ज्यादा होनी ही चाहिए भाई, 45-50 से। आप जिस जिस स्टॉक के नाम बता रहे हो भाई, ये चीजें उसमें मैच कर लेना। 75 से ऊपर नहीं होती भाई। लिख लिया। सेल्स डाटा जो होता है, जो कंपनी की बिक्री होती है, वो हर क्वार्टर में इंक्रीज होनी चाहिए, पिछले 4-5 क्वार्टर से। और जितने ज्यादा हो उतना बढ़िया। जो सेल्स डाटा है कंपनी का, जो बिक्री है, वो बढ़त पे होना चाहिए हर क्वार्टर में। सेल्स डाटा दिन पर दिन यानी कि क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़त पे होना चाहिए। लिख लिया। अगला पॉइंट है, एफ आई डीआईज की होल्डिंग होनी चाहिए अच्छी खासी। एफ आई डीआईज और म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड तो डीआईज ही है। प्रमोद बोल रहा है कि ऐसे शेयर लो रेट पे कैसे मिल जाएंगे। भाई एक नहीं, ढेरों मिलेंगे, ढेरों। देखेंगे शिव भाई। और ऐसे शेयर आपको जरूरी नहीं है ऐसी मार्केट में ढेरों मिलेंगे। ऐसे शेयर अगर आप ढूंढोगे हमेशा ही ढेरों मिलेंगे, कभी भी ढूंढ लेना। हाँ, जब मार्केट ट्रेंडिंग होती है तब थोड़े से कम मिलते हैं, जब मार्केट गिरी हुई होती है तब ज्यादा मिल जाते हैं। लिख लिया भाई। म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है वो भी होनी चाहिए, ये भी लिख लिया। लास्ट पॉइंट लिखो,
नजदीक से कोई सप्लाई जोन नहीं होना चाहिए, अगर हो तो टेस्टेड होना चाहिए। एफआईडीएज की भी कितनी भी हो भाई, वो तो आपको पता चल जाए, कितनी भी हो, 5%, 7%, 10%, 5-7% से ऊपर ऊपर होनी चाहिए एफआईडीएज की भी। जितेंद्र, आजकल तो फाइंड करना बहुत आसान है। लास्ट पॉइंट क्या है? सप्लाई जोन, या तो नजदीक से सप्लाई जोन होना नहीं चाहिए बड़े टाइम फ्रेम का, छोटे टाइम फ्रेम का चल जाएगा, बड़े टाइम फ्रेम का कोई सप्लाई जोन नहीं होना चाहिए नजदीक से, अगर हो तो टेस्टेड होना चाहिए। लिख लिए भाई सारे के सारे पॉइंट। कुछ लोग ना कुछ लोग ना भाई शॉर्टकट ढूंढने लग जाते हैं। जैसे अभी संदीप ने बोला, और कई सारे स्टूडेंट के यही मैसेज आ रहे हैं, सर कोई एप्लीकेशन का फीचर बता दीजिए जो फिल्टर लगा के स्पीक ऑटोमेटिक निकाल दें, हमारे सामने बहुत सारे शेयर आ जाएं। देखिए भाई, मैं इस चीज को बिल्कुल भी हाँ नहीं भरूंगा कि आप कोई ऐसा शॉर्टकट अपनाओ कि सॉफ्टवेयर बेस्ड आपको पता चल जाए कि ये वाले स्टॉक है। मैं चाहता हूं कि आप एक एक स्टॉक का ये डेटा चेक करो। अगर 50 शेयर में आपका ये डेटा मैच नहीं होता तो 51 में भी चेक करो, 51 में भी नहीं होता तो 52 में भी चेक करो। क्योंकि अगर आप चेक करोगे ना भाई, तभी आप बार बार, आप एक बात देखो, किसी एप्लीकेशन ने आपको 2 स्टॉक निकाल के दे दिए, आपने वो स्टॉक अपना देख लिए, आपका नॉलेज क्या लगा भाई इसमें, आपका एक्सपीरियंस क्या हुआ इसमें। लेकिन अगर आप खुद सर्च करते हो, आपने 50 स्टॉक सर्च करे नहीं मिले, छठा स्टॉक, 51वां स्टॉक सर्च किया वो मिल गया, लेकिन जो आपने 50 स्टॉक सेलेक्ट किए हैं ना भाई, उनके आप चार्ट देख पाओगे, भले ही वो सिलेक्ट ना हुए हो आपकी वॉच लिस्ट में, लेकिन सभी के चार्ट देखने पड़ेंगे, सप्लाई जोन देखने पड़ेंगे, डिमांड जोन देखने पड़ेंगे। और जैसे ही आप 50 शेयर के चार्ट के अंदर से निकल जाओगे ना, तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी उससे। नहीं लेनी है सुविधा संदीप भाई ये, आप छोटी छोटी बातों को छोड़ देते हो जो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। यानी आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो स्टॉक ढूंढने हैं, उसके लिए सबसे पहले ये देखें, स्टॉक अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर के पास हो, फंडामेंटली मजबूत हो, एफआईडीआई म्यूचुअल फंड वालों की अच्छी खासी होल्डिंग पड़ी हो, सेल्स डाटा दिन पर दिन बढ़त पे हो, सप्लाई जोन टेस्टेड हो, उसके बाद इन्वेस्ट करने के। अब किसी स्टॉक को देखें, कुछ लोग बोल रहे हैं कि स्टॉक सिलेक्शन का कुछ बता दीजिए। देखिए मैं आपको बताता हूं, इन्वेस्टमेंट का भी तरीका आपको बता देता हूं। लिखिए भाई साथ में, चलो बताता हूं आपको। रामबाण चीज बता रहा हूं भाई, अगर कोई समझ गया ना, तो इन्वेस्टिंग में कभी लॉस नहीं होगा, केवल इसी पॉइंट की वजह से। बताऊं? रेडी हो लिखने के लिए? ओके। देखिए, आपके पास जो आपको मुंह जुबानी, मतलब आपके दिमाग में जो याद है, वो कितने सेक्टर याद हैं? सेक्टर, कितने सेक्टर याद हैं? भाई स्टॉक ढूंढने का तरीका बता रहा हूं, इन्वेस्टिंग करने के लिए। कॉमन क्वेश्चन आ रहे हैं भाई 8 से 9, 8 सेक्टर, 7 सेक्टर यही आ रहे हैं। सेक्टर का मतलब है भाई ये वाला, ये देखिए, ये देखो, ये सारे सेक्टर हैं। अब इनमें से सबसे अच्छे 8 सेक्टर ढूंढ सकते हो आप। सबसे अच्छे मतलब निफ्टी 50, निफ्टी ऑटो, एनर्जी को छोड़ दीजिए भले ही, क्योंकि ये थोड़ा सा वोलेटाइल न्यूज बेस्ड इंडेक्स है। फाइनेंशियल को भी छोड़ दीजिए क्योंकि बैंक निफ्टी आ गया। एफएमसीजी, आईटी, मीडिया को भी छोड़ दीजिए। मेटल को पकड़ लो, ऑयल एंड गैस को पकड़ लो, फार्मा को पकड़ लो, पीएसयू बैंक को पकड़ लो। 8 सेक्टर पकड़ लोगे? बताओ। एनएससी की वेबसाइट पे जाइए, 8 सेक्टर के नाम लिखिए।
बताओ भाई, कर लोगे ना? अब आपको क्या करना है, एनएससी की वेबसाइट पे जाना है, और जैसे कि मैं फार्मा के बारे में लिख रहा हूं, आपको क्या करना है, निफ्टी फार्मा स्टॉक वेटेज, निफ्टी फार्मा स्टॉक वेटेज, एक सेक्टर ये निकाल लिया, क्लिक कीजिए। इसके जो टॉप के 5 या 4 स्टॉक कौन कौन से हैं भाई? टॉप के 4 या 5, 5 कर लीजिए। कितने हो गए? सन फार्मा, सिप्ला, डिवीस, रेड्डी, लुपिन। अगर अच्छा कंपनी हो तो छठा भी ऐड कर सकते हो, जैसे इसमें टोरेंट फार्मा अच्छा है। बताओ भाई, कितने शेयर हो गए आपके पास एक सेक्टर से? एक सेक्टर से कितने शेयर हो गए? 6 हो गए। हर एक स्टॉक के जो टॉप हाई वेटेज के 5 स्टॉक हैं, उनकी वॉच लिस्ट बना लो। कितने शेयर हो जाएंगे टोटल? मान लो 8 सेक्टर हैं। 8 सेक्टर में से आपने टॉप के 5 5 शेयर निकाल लीजिए। 5 8 40, आपके सामने कितने शेयर हो गए? 40। अगर कोई छठा शेयर अच्छा है तो वो भी ऐड कर लीजिए। कुल मिला के ज्यादा से ज्यादा आपके पास 50 कंपनियां आ जाएंगी। आ जाएंगी या नहीं आ जाएंगी? बताओ, आ जाएंगी? 50 कंपनियां सेलेक्ट कर सकते हो, वॉच लिस्ट बना सकते हो 50 कंपनियों की। हर सेक्टर के टॉप के 5 से 6 शेयर अपनी वॉच लिस्ट बनाइए। सेक्टर के टॉप के 5 6 शेयर कहां पे ढूंढने हैं? गूगल जाइए, वेटेज के हिसाब से टॉप के 5 से 6 शेयर वॉच लिस्ट बना लीजिए। बना लोगे, 50 शेयर हो गए आपके पास। भाई मेरा यकीन कीजिए, 51वें शेयर में एंट्री नहीं करनी है पूरी जिंदगी भर। आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है केवल 50 शेयर में। 51वें शेयर में घुसिए ही मत। चाहे आपको कोई टीवी चैनल वाला बताए, चाहे आपको कोई आपका यार दोस्त दोस्त टिप्स दे, चाहे आप कुछ भी हो, जमीन आसमान फट जाए, कुछ भी उथल पुथल हो जाए, 50 शेयर से ज्यादा 51वें शेयर में आपको जाने की जरूरत नहीं है। भाई टॉप के सेक्टर बताए तो मैंने, आईटी है, फार्मा है, पीएसयू बैंक है, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, प्राइवेट बैंक है, एनर्जी है, रियलिटी है, ऑटो सेक्टर है। ये जो टॉप के जो सबसे ज्यादा जिनके अंदर वॉल्यूम रहती है, फिर जो सबसे ज्यादा बातचीत होती है जिन सेक्टर के बारे में। भाई कुछ समझ में आया आप सबको? ये जो 50 शेयर मैंने आपको बताए हैं ना, इससे बढ़िया आपका स्टॉक सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि भाई ये जो 50 शेयर होंगे ना, इनके अंदर मैनिपुलेशन चल ही नहीं सकती है। अगर कोई शेयर भाई, अगर कोई स्टॉक 50 रुपए का है, उसको 2 3 ऑपरेटर बैठ के हिला सकते हैं या नहीं हिला सकते हैं? बताओ। 50 रुपए का शेयर है, 4 5 ऑपरेटर आए जिनके पास 5 5 6 6 हजार करोड़ रुपए है, क्या इस शेयर को हिला सकते हैं? यस और नो? हिला सकते हैं। बिल्कुल आसान है, पंप डंप हो सकता है कभी भी। इसी वजह से आपको बाकी जितनी भी कंपनी हो उनके चार्ट ऐसे दिखेंगे, लेकिन जो मैंने 50 शेयर आपको बताए हैं ना भाई, उसका चार्ट आपको इतना परफेक्ट दिखेगा, स्विंग टू स्विंग, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड या साइडवेज, मतलब अच्छा चार्ट दिखेगा। अब मुझे ये बताओ, क्या 4 5 ऑपरेटर मिलके रिलायंस को हिला सकते हैं? 4 5 ऑपरेटर मिलके हिला देंगे रिलायंस को? एचडीएफसी बैंक को हिला देंगे? टीसीएस को हिला देंगे? सन फार्मा को हिला देंगे? इन्फोसिस को, सिप्ला को हिला देंगे? भाई शाम होते होते ना सभी ऑपरेटर के कपड़े फाड़ देंगे ये शेयर। नहीं हिला सकता सुमित भाई। जिगरा चाहिए ऐसे इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं बोलता हूं शाम भी नहीं होने देंगे ये शेयर। ये शेयर ऐसे हैं
शाम भी नहीं होने देंगे, शाम शाम होते होते सबका गर्दा उड़ जाएगा, और ये पता है सभी को। और आप, मैं तो बोलता हूं डिमांड जोन, सप्लाई जोन, जो भी आपको ढूंढना है, जो भी आपको स्ट्रेटजी लगानी है, वो 51 में स्टॉक में मत लगाइए, केवल 50 स्टॉक में लगाइए। हो गया भाई स्टॉक सिलेक्शन। क्योंकि भाई आप हाथी को हाथ लगा रहे हो। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर सन फार्मा ही गिर गया, सन फार्मा जैसा हाथी ही गिर गया, जो 24-25% वेटेज लेके बैठा है फार्मा सेक्टर की, अगर सन फार्मा जैसा हाथी ही गिर गया तो भाई फार्मा सेक्टर चल पाएगा? चल पाएगा? नहीं चल पाएगा भाई। और फार्मा सेक्टर के अंदर इतने एफआईडीआईज बैठे हैं, वो गिरने ही नहीं देंगे, ना सन फार्मा को ना फार्मा सेक्टर को। दूसरा पॉइंट, अगर ये जो 5 कंपनी है ना भाई टॉप में, अगर ये कंपनी 5 कंपनी फार्मा सेक्टर के टॉप पे 5 पे आगे पोजीशन बना के बैठी हैं, तो ये एरी गैरी नथु खैरी कंपनी नहीं है भाई। आप ये बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये जो 5 कंपनी है इस सेक्टर की, ये एवे कंपनी नहीं है। आईपीएस, आईपीएस आप ऐसे ही नहीं बन जाते, लेफ्टिनेंट आप ऐसे ही नहीं लग जाते हो। उसके लिए योग्यता चाहिए। नकल मारने से या चोरी चपारी करने से आप पैसे देके छोटी मोटी नौकरी कर सकते हो, ग्रुप डी की टीचर बन गए या छोटी मोटी नौकरी कर लोगे, लेकिन आईपीएस बन जाओगे पैसे देके? बताओ, पैसे देके बन जाओगे आईपीएस ऑफिसर? उसके लिए नॉलेज होना चाहिए भाई आपको। तो कुछ इंडिया में भी बहुत सारी जॉब ऐसी हैं भाई जो फर्स्ट क्लास जॉब है, उनके लिए आपके पास योग्यता होनी चाहिए। हाँ प्रवीण भाई सही बोल रहे हो, अगर बन भी गए पैसे देके तो टिक नहीं पाओगे। योग्यता होनी चाहिए, बहुत पैना दिमाग होना चाहिए, तो योग्यता के आधार पर बन सकते हो। तो ये जो कंपनी भाई सेक्टर में टॉप पे आके बैठी है, ऐसे ही नहीं बैठ गई। ये एक दिन बिजनेस करके नहीं बैठ गई सेक्टर के टॉप में आगे, इन्होंने सालों मेहनत की है, लगातार अच्छे रिजल्ट दिए हैं, इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न दिया है, हर जगह पे इनकी सप्लाई मिलेगी आपको, बहुत बढ़िया कंपनी आपको ये देखने को मिलेगी। अगर आप इन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हो तो ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 महीने तक लॉस में रहोगे, अगर भयंकर से भयंकर भी टाइम आ गया तो। वरना एवरेज करके इधर उधर से जरूर निकल जाओगे इन कंपनियों से। हाँ, इन कंपनियों की बदौलत सेक्टर बना है भाई। ऐसे ऐसे सेक्टर को तो गवर्नमेंट खुद प्रोटेक्ट करती है। अभी हम वापस स्लाइड पे आते, स्टॉक सिलेक्शन में किसी को कोई दिक्कत? अभी मुझे कोई ऐसा स्टॉक बताओ भाई जो 52 वीक लो पे हो और नामी गामी शेयर हो, मतलब इन सभी चीजों को पूरा करता हो। फिर मैं आपको एक बार सभी चीजें दिखा देता हूं उसके अंदर। टीसीएस, टाटा मोटर्स, रिलायंस, कोई भी पकड़ लो आज तो। आपको आज फिर से मैं बता रहा हूं, हर बैच में बताता हूं। एक दिन मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में बताया था, एक बैच में टीसीएस के बारे में बताया था, एक बैच में रिलायंस के बारे में बताया था। भाई ये वो कंपनियां हैं जो बार बार मौका नहीं देंगी आपको 52 वीक लो पे खरीदने का, मैं बता रहा हूं आपको। अब टाटा मोटर्स में तो खैर न्यूज चल रही है, रिलायंस का देखते हैं। वैसे टाटा मोटर को भी सिलेक्ट कर सकते हो। और जो मैं आपको ये पॉइंट इस स्लाइड पे बता रहा हूं ना भाई, कम से कम 70, 80 या 100% रिटर्न लेने के बाद ही एग्जिट करना है, चाहे कुछ हो जाए। बात बात आई समझ में?
ये जो स्लाइड पे लिखा हो ना, अगर इस बेस पे आपको स्टॉक सिलेक्ट करते हो तो 70, 80 या 100% रिटर्न लेके ही निकलना है, उससे पहले नहीं निकलना है। और देगा, लिख के ले लो, देगा। अगर आपने ये सारी चीजें सिलेक्ट कर ली ना तो देगा वो स्टॉक इतना रिटर्न। क्या पता 6 महीने में दे जाए। हाँ, रिलायंस इंडस्ट्री 52 वीक लो है 1114 का, 52 वीक हाई है 1608 का। सारी चीजें देख लेंगे अब इसकी। डिफेंस सेक्टर का सबसे स्ट्रॉन्ग शेयर कौन सा है भाई, डिफेंस सेक्टर का? हेल। आपको क्या लगता है हेल मर जाएगा? हेल या बैल, BEL या हेल मर जाएगा? ये शेयर मरने का है। ये शेयर भाई 5,000 पे जाके 2 बार स्प्लिट हो चुका है और फिर से 2 बार 5,000 पे जा चुका है। मतलब लोगों के पैसे इसने 6, 6, 7, 7 गुना कर दिए हैं 2, 3 साल में। लेकिन आप सबके पास कौन से शेयर मिलेंगे? जेनसोल, आइडिया, AB फलाना, AB ढिमका, ऐसी ऐसी कंपनियों के शेयर आपके पोर्टफोलियो में मिलेंगे जो साला नाम ही नहीं सुना है जिनका। क्या पता कितने दिन में, हाँ, सुजलोन, यस बैंक, RVNL, ये शेयर मिलेंगे आपको। एक भाग गई एक कंपनी, कुछ कंपनी ऐसी जो भाग गई, ये शेयर मिलेंगे आपके शेयर में। बंधन बैंक। तो भाई आप प्रॉब्लम समझ पाए हो, आपको प्रॉब्लम कहां पे है? आपकी पोर्टफोलियो में गारंटी देता हूं भाई, जितने भी लोग क्लास ले रहे हैं ना, इनकी पोर्टफोलियो में 5, 5 शेयर ऐसे मिलेंगे कि आप एक दूसरे को दिखाओगे तो ये आपसे ही पूछेंगे भाई ये कौन सी कंपनी है। फिर आप बताओगे अरे एक दोस्त ने बताई थी। कोई बोलेगा अरे टीवी पे आई हुई थी, सेठी साहब ने बताई थी। कोई बोलेगा सर ये तो भसीन के हसीन शेयर थे। कोई बोलेगा ये तो निशानेबाजी का निशाना था, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। भाई झूठ बोल रहा हूँ क्या? बताओ। झूठ बोल रहा हूँ भाई। ये तो सेठी साहब ने बताए थे जी। ये तो भसीन के हसीन शेर में आता था ना भाई, है कौन सी कंपनी, क्या है, मैंने तो पहली बार सुनी है। अब आप ये देखो कमी कहाँ पे है। बताओ कमी कहाँ पे है? कोई बोलेगा टेलीग्राम ग्रुप है इक्विटी का फंडा, उससे लिया था ये शेयर तो। कोई बोलेगा टेलीग्राम पे ग्रुप है इक्विटी श्योर शॉर्ट कॉल, उससे लिया था भाई ये तो। कोई बोलेगा टेलीग्राम पे चैनल है स्नाइपर स्विंग ट्रेड लिखा हुआ था, उससे लिया था। कोई लिखेगा ब्रह्मास्त्र स्विंग ट्रेड लिखा हुआ था टेलीग्राम ग्रुप, उससे लिया था। डालता ही नहीं विशाल भाई, मैं तो मार्केट खराब चल रही है क्यों डालूंगा मैं? मैंने देख लिया 4, 5 कंपनियों में। मैं क्यों फंसू भाई, और क्यों किसी को फंसाऊं? ऐसे ही नाम होते हैं भाई, फ्रॉड ग्रुपों के ऐसे ही नाम मिलेंगे, होते या नहीं होते हैं? मतलब ऐसे नाम होंगे जो डायरेक्ट आपके दिल में जाके लगेंगे, अरे मर गया रे, स्नाइपर, स्नाइपर स्विंग ट्रेड, शोर शूट स्विंग ट्रेड। प्रॉफिट का फंडा। अब रिलायंस की हम चलते हैं फाइनेंशियल में। पहले तो शेयर होल्डिंग देख लेते हैं। ये बताओ भाई, पहला जो पॉइंट है रिलायंस का, शेयर होल्डिंग पैटर्न सही है।
आपको रिलायंस के अंदर नहीं ढूंढना ही है। क्लास के बाद आज आपका होमवर्क है, आप अपनी अपनी कंपनियों, कम से कम पांच पांच कंपनियों के चार्ट आपको देखने हैं, ढूंढने हैं। इन्वेस्टमेंट फॉर ह्यूज रिटर्न्स के लिए आपको अपनी पांच पांच कंपनियां सेलेक्ट करनी है, फिर उनको ट्रैक करना। आप मजा ना आए तो कहना। पहला पॉइंट भाई क्या था? पहला पॉइंट स्लाइड पे आइए। पहला पॉइंट 52 वीक लो पे है, यस और नो? 52 वीक लो पे। वैसे पहला पॉइंट एनालिसिस का स्टाइल है, चलो वो भी लगा देते हैं, महीने से लगा देते हैं। 52 वीक लो पे है, यस, ओके। एनालिसिस का स्टाइल ओके। अब बात आती है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक। फंडामेंटल में हमको क्या क्या देखना है? प्रमोटर होल्डिंग, सेल्स डाटा, एफआईडीएज की होल्डिंग, म्यूचुअल फंड वालों की होल्डिंग। देखें बारी बारी। अच्छा, दूसरा पॉइंट और बता देता हूं, नामी गामी शेयर है भाई, नामी गामी शेयर है, सेक्टर का टॉप 5 वाला शेयर है। बहुत बढ़िया। चलिए, प्रमोटर की होल्डिंग ठीक ठाक है। भाई मैं एक साइट के भरोसे नहीं रहता हूं, ये चेक करने के लिए अलग अलग वेबसाइट का उपयोग करता हूं। पहले ये बताइए, प्रमोटर की होल्डिंग सही है? मैच करती है? टिक मार दें? टिक मार दिया। एफआईडीएज की होल्डिंग सही है? टिक मार दें? भाई रिप्लाई किया करो, बहुत कंजूस हो। ओके, अभी चलते हैं रिजल्ट पे। ये है भाई साहब सेल्स डाटा। एक मिनट रुकना। ये तो एसेट फंड है, ये रहा सेल्स डाटा। क्वार्टरली है भाई। ये है कंपनी की बिक्री। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आपको और आसान कर देता हूं। फंडामेंटल एनालिसिस में आपको 3 चीजें देखनी है भाई, चौथी चीज देखना ही मत। फंडामेंटल एनालिसिस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये जितने यूट्यूब पे या इधर उधर बकवास पेलते हैं ना, ये पीई रेशियो, ये पीबी रेशियो, ये फलाना रेशियो, ये ढीमका रेशियो, कुछ नहीं देखना है आपको। आपको 3 चीजें देखनी है। पहली तो कंपनी की सेल्स कितनी है, दूसरी कंपनी का पैट कितना है। पैट का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर कंपनी की बिक्री अच्छी है तो उसकी सारी चीजें ठीक मिलेंगी फिर आपको। क्योंकि किसी दुकानदारी, मान लो आपने कोई दुकान कर ली, अगर उस पर ग्राहक ही नहीं आ रहा है, बिक्री ही नहीं हो रही है, तो सारी चीजें अपने आप ही गड़बड़ा गई। लेकिन अगर आपकी बिक्री अच्छी है तो सारी चीजें सेट हो गई आपकी। और तीसरी चीज देखनी है म्यूचुअल फंड वालों की होल्डिंग, एफआईडीएस की होल्डिंग। अगर ये 3 चीज हैं तो कुछ कोई एनालिसिस नहीं करनी आपको। फंडामेंटल एनालिसिस के नाम पे लोगों को दिमाग चटाया जा रहा है, मतलब एक तरीके से होता कुछ नहीं है। बताओ भाई, सेल्स देखिए, 2,73,000, 3,05,000, 3,91,000, 5,70,000, 5,97,000, 4,66,000, ये कोरोना की वजह से। उसके बाद 6,95,000, 8,77,000, 9,01,000, 9,56,000। बताओ भाई, यस और नो, बढ़त पे है या नहीं है? बहुत बढ़िया, यस। अब आइए पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये बताओ, बढ़त पे है या घटत पे है? हर क्वार्टरली, ईयरली है, ये मेरे ख्याल से ईयरली है। हर क्वार्टर की भी देख लीजिए, हर साल की भी देख लीजिए, मर्जी है आपकी।
यहाँ पे दिखा देता हूँ फंडामेंटल में, रिजल्ट रिजल्ट पे आओ, क्वार्टरली देख लो। भाई क्वार्टरली देखोगे तब भी आपको बढ़त पे ही मिलेगी। ये देखो क्वार्टरली बढ़त पे है, क्वार्टरली देख लोगे और अच्छा है, क्वार्टरली भी देख लोगे ना तो और अच्छा है, क्योंकि उससे ना हर तीसरे महीने का पता चल जाएगा आपको कंपनी में क्या चल रहा है। क्वार्टरली देख लो, पीएटी ये रहा क्वार्टरली। अगर आप 2022 के 9वें महीने का क्वार्टर का प्रॉफिट देखोगे 15,401 है, अब देखोगे 21,804 है। बताओ भाई बढ़ा या घटा? हर बार बढ़त पे है, हर बार बढ़ा है। अब भाई कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है तो क्या लगता है आपको? एक आपको अगर ज्यादा से ज्यादा चीज देखनी है ना भाई, बुक वैल्यू देख लीजिए। बुक वैल्यू फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे बढ़िया होती है बुक वैल्यू। अगर आपको देखनी है तो बुक वैल्यू देखिए। बुक वैल्यू समझते हो आप क्या होता है? देखिए, बिल्कुल आसान है भाई। ये देखो कितनी है प्राइस टू बुक वैल्यू रिलायंस की? 1.89। ये कभी भी ना 4 से या 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब ये 4 गुना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फेस वैल्यू नहीं भाई, बुक वैल्यू। ये 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जितनी कम होगी उतना बढ़िया। इसका मतलब क्या होता है? अगर आप रिलायंस के शेयर को मल्टीप्लाई करोगे ना बुक वैल्यू से, कितनी है? 1.89। रिलायंस का शेयर चला हुआ है 11,182। 11 नहीं, 1,000, सॉरी, 1,182। ठीक है, 0.20। इसको आप गुणा करो इसकी बुक वैल्यू से, 1.89। अरे सॉरी 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 भाई, 1 मिनट रुकिए। घटाना है ये इससे। 600, ये रही बुक वैल्यू, आ गए 626 को 626.66 मल्टीप्लाई 1.89। ये देखिए कितना आ गया भाई। आ गया ना 11,000, 1,184। डिवाइड करते होंगे भाई, इधर से डिवाइड कर लेते हैं हम इसको। मेरे को मैथमेटिक्स इतना अच्छा नहीं, इससे नहीं आता है। डिवाइड 1.89। हाँ, ये आ गया 625 रुपए। अब इसका मतलब क्या है पता है आपको? अगर ये रिलायंस की कंपनी दिवालिया हो जाए, भगवान ना करे कल को ये दिवालिया हो जाए, लूट जाए, पिट जाए, सिस्टम खराब हो जाए, तो आपको पर शेयर हिसाब से 625 रुपए मिल जाएंगे। 625 रुपए मिल जाएंगे। कि इतनी इस कंपनी के पास संपत्ति पड़ी है, जिसको बेच के हर शेयर होल्डर के हिस्से में एक्चुअल जो शेयर का प्राइस है ना भाई, वो ये है 625 रुपए। और अगर ये 4 गुना तक भी हो तो चल जाता है। 625 का 1.8 गुना अगर आप करोगे तो ये आएगा जो रेट चल रहा है। 4 गुना तक ये नॉर्मल होता है। आई बात समझ में? ये मुझे टीसीएस का बहुत खराब लगता है भाई, मैं दिखाता हूं आपको टीसीएस का। मुझे और कुछ खराब नहीं लगता, मुझे ये खराब लगता है। ये देखो कितनी है भाई बुक वैल्यू? 10.48। कितना है शेयर का प्राइस? 3292.95 में 10.48। रिलायंस के शेयर की जो वैल्यू है ना भाई, 314 रुपए है।
एक्चुअल जो वैल्यू है रिलायंस के शेयर की, जो कंपनी की मार्केट कैप है, शेयर होल्डर है उनके हिसाब से, क्या खाक है भाई। हाँ, टीसीएस के शेयर की। क्या है भाई ये। अब इसके पीछे ना कुछ लोग कारण बताते हैं, कारण क्या होते हैं। जैसे रिलायंस की बुक वैल्यू कम क्यों है, क्योंकि रिलायंस के पास ना जमीन जायदाद अच्छी है, प्लांट लगे हुए हैं, मशीनरी अच्छी है। उसके उसके लिए क्या होता है कि उसकी जो टोटल वैल्यू होती है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब टीसीएस एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो इसके पास ये चीजें नहीं है, जैसे कि कोई फैक्ट्री लगा दी, मशीनरी आ गई, या फिर बड़े बड़े प्लांट्स हो गए, ऐसा नहीं है टीसीएस के पास। क्यों? क्योंकि इसका काम ऑफिस में बैठ के होता है लैपटॉप पे। हाँ, इसी वजह से आईटी सेक्टर में ज्यादा होती है, क्योंकि इनके पास ना, इसको बोलते तो है यार इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिसके पास जमीन एसेट्स वगैरह होती है ना, जो कितनी मशीनरी है उनकी वैल्यू क्या है, जमीन कितनी है उसकी वैल्यू क्या है, ऑफिस कितने हैं उसकी वैल्यू क्या है, एसेट्स वगैरह। तो बाकी कंपनियों में ना एसेट्स ज्यादा होती है, टीसीएस एक सॉफ्टवेयर बनाती है, तो इसका काम आराम से ऑफिस में बैठ कर, तो इस ये भी कारण है इसका, लेकिन भाई 10 गुना बहुत ज्यादा होती है। और ये तो अब है भाई, जब 1,000 रुपए गिर गया ये शेयर, 1,000 रुपए जब तक नहीं गिरा था तो ये 15 गुना थी। टाटा मोटर्स की देखें। अब टाटा मोटर्स की देखो भाई, कितनी बढ़िया बुक वैल्यू है। 289 रुपए का शेयर है टाटा मोटर्स का, 300 रुपए मान के चलो। और शेयर कितने रुपए पे चल रहा है, 570 वगैरह के आसपास। कितनी बढ़िया भाई, 2 पॉइंट है। यानी कि बुक वैल्यू दुगनी है बस टाटा मोटर्स की, 4 गुना तक नॉर्मल होता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है भाई, फंडामेंटल में मैं बता रहा हूं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। हाँ, शेयर के प्राइस के साथ बुक वैल्यू भी गिर जाती है, हर रोज एडजस्ट हो जाती है ये, हर रोज या 2-3 दिन के बाद। अब हम वापिस रिलायंस पे आते हैं। रिलायंस की हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, एफआईडीएस के पास है, म्यूचुअल फंड वालों की होल्डिंग देखते हैं। बाकी कुछ नहीं देखना विशाल भाई, कुछ भी मत देखो बाकी। सारी चीजें पजल करने की, उलझाने की हैं, जो सीधी सीधी चीजें हैं। मैं तो बोलता हूं कुछ भी मत देखो, आप म्यूचुअल फंड वालों की होल्डिंग देख लो। कंपनी का एक्चुअल रेट पता चल जाएगा भाई बुक वैल्यू से, कंपनी का एक्चुअल रेट क्या है शेयर का। एक एक मिनट रुकना भाई, डिक्सोन की देखता हूं। अब बताओ भाई, बताओ। इन्वेस्ट करने का शेयर है डिक्सोन। अब कुछ लोग बोलेंगे आपके, भाई उसने तो इतना रिटर्न दिया है लोगों को, भाई तूने कितना लिया है। कोई नहीं रुकता इतनी देर तक, किसी का तुक्का लग गया तो लग गया, वरना कोई नहीं रुकता। ये बकवास की बातें हैं कि इतना रिटर्न दे दिया मल्टी बैग। टीवी पे आते हैं, यूट्यूब पे आपने देखा होगा भाई, देख लेना आशीष, खुद देख लेना। टीवी पे आपने कुछ लोगों को वीडियो बनाते हुए देखा होगा, अगर आपने इस शेयर में 10 साल पहले 32 रुपए लगाए होते तो आज आपके 32 लाख रुपए हो गए होते। भाई तूने लगाए क्या? तेरे बाप ने लगाए हो, तेरे दादा ने लगाए हो, तेरे किसी घर वाले ने लगाए हो? क्या चिल्ला रहा है, 32 लाख हो जाते। ऐसे तो हम $1 का बिटकॉइन ले लेते, अगर इतना ही हम नास्त्रो दमस होते तो बिटकॉइन ले लेते हैं। इतनी वाहियात बातें हैं ना भाई, ये मुझे इतनी वाहियात लगती हैं। वो ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि वीडियो का थंबनेल अट्रैक्टिव हो जाता है, ज्यादा लोग वीडियो देखते हैं, और उनको 32,000 रुपए मिल जाते हैं यूट्यूब से, और कुछ नहीं है। वो वीडियो 32,000 रुपए दे जाती है उनको। लोगों को बेवकूफ बना देते, लोगों को मसाला मिल जाता है। ये 32 गुना है भाई, डिक्सोन का शेयर 32 गुना है। कभी भी ऐसे शेयर में नहीं करना चाहिए। अगर ये शेयर कभी गिर गए ना भाई, मैं बताता हूँ जिंदगी निकल जाएगी आपको, इनमें से आप निकल नहीं पाओगे। अगर ये शेयर गिर गए, जैसे आइडिया में से निकला नहीं जा रहा है किसी से, कितनी भी एवरेज कर लेना निकल नहीं पाओगे।
आप किसी कंपनी को अगर देखना चाहते हो क्या कर रही है कंपनी, फ्रॉड है क्या है, मतलब ये है इसका मंथली चार्ट। क्या किया भाई, डिक्सोन सोना बनाने लग गई क्या? सोना बना बना के खदान मिल गई डिक्सोन को सोना बनाने की, खदान मिली हुई है क्या? अरे भाई एफआईडीआई अच्छा है, इन्हीं लोगों ने तो भगाया इसको। कब प्रॉफिट बुक कर लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, आप टॉप पे बैठे रहना, एफआईडीआई के भरोसे रह रहे हो। आपको चार्ट भी देखना चाहिए। 2022 में इसका प्रॉफिट 77 करोड़ का था। 77 करोड़ रुपए की कंपनी का शेयर 12,000, 13,000, 15,000 रुपए का, 20,000 रुपए का हो जाएगा क्या? तो भाई बच के रहा करो ऐसी कंपनियों से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई कंपनी भाग जाएगी, फ्रॉड है, खराब है, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप ऐसी कंपनियों में एक बार फंस गए ना तो भाई निकलना बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। अब मुझे ये बताइए भाई, रिलायंस में क्या म्यूचुअल फंड वालों की कम है होल्डिंग, बताओ? कम है? ये नीचे स्क्रॉल करते रहो, सबसे ज्यादा होल्डिंग है एसबीआई निफ्टी 50 ईटीएफ की है, 14,523 करोड़ की। क्या कम है भाई होल्डिंग, बताओ रिलायंस वालों की? कितना भी स्क्रॉल करते जाओ नीचे। बुक वैल्यू देख के राजेश बताया तो था अभी अभी। चंदन किसने बोला है धनेश भाई, रिलायंस मनी कंट्रोल पे अगर आप रिलायंस लिख दोगे उसका सारा कच्चा चिट्ठा जो मैं दिखा रहा हूं यहाँ आ जाएगा, वहां पे भी लिख के तो देखो। अब मुझे ये बताइए भाई, कुछ लोग रोते हैं फंडामेंटल को लेके। एसबीआई ने ये मान के चलो 22-23 हजार करोड़ रुपए लगाए हैं। यूटीआई ने 10,000 करोड़ के आस 7 8 हजार 8 हजार करोड़ के आसपास लगाए। नो, मुझे आप एक सिंपल जवाब दीजिए। ये लोग 30-35 हजार करोड़ रुपए लगा के बैठे रिलायंस के अंदर, और आप लगा रहे हो 1 लाख रुपए। किसको ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत है, इनको या आपको है? फंडामेंटल एनालिसिस कौन बढ़िया करके इन्वेस्ट करेगा, आप कर लोगे या ये लोग कर लेंगे? जो फंडामेंटल फंडामेंटल का रोला चिल्लाते रहते हैं यूट्यूब पे लोग, उनसे ये पूछना जाके कि ये 32,000 35,000 करोड़ रुपए लगा के बैठे हैं, हमको तुम 32,000 रुपए लगाने के लिए किसी पेनी स्टॉक में घुसा रहे हो। डाटा पैटर्न में ऐसे ही फंसा हुआ हूं भाई, बहुत बुरा हाल है। जो मैं आपको बता रहा हूँ अपने फायदे की बात नहीं बता रहा हूँ, आपके फायदे की बात बता रहा हूँ। यार सीधी सिंपल बात है, ये लोग 35,000 करोड़ रुपए अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या इनके पास दुनिया के बेस्ट फंडामेंटल एनालिस्ट नहीं होंगे क्या? दुनिया के बेस्ट होंगे या नहीं होंगे? तो भाई आपको जरूरत है क्या इनकी फंडामेंटल एनालिसिस करने की? देखो लोग बता रहे हैं, कोई बोल रहा है मैं स्टैनली लाइफ स्टाइल में फंसा हुआ हूं, कोई डाटा पैटर्न में फंसा हुआ हूं, मतलब ऐसी ऐसी कंपनी के नाम लिख रहे हैं भाई जो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। बीएससी अच्छी कंपनी, अच्छा एक ये क्लियर हो गई, सारी चीजें टिक मार्क हो गई रिलायंस में। अब एक बार मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ रिलायंस का। ओला जोमेटो बकवास कंपनी है भाई। अच्छा, ओला का कितना रोला था?
जब आया था ये, खाया नहीं था। ओला का कितना रोला था। और अब क्या है? अब पता चल गया, निकल के देखो, मजा आएगा उसमें से। हुंडा ही ठीक है भाई। ओला ने झोला पकड़ा दिया सभी को। और वो तो आप बच गए, वरना मामा अर्थ वाले मामू ऐसा मामू बनाते आपका, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट देखते आप टीवी पे, जो पेड प्रमोशन होता है, आप लेते मामा अर्थ को, और ऐसे फंसते, जिंदगी में नहीं निकल पाते। ऐसा मामा काट के, मामू काट के जाती है आपका। वो एक लगाई। थोड़े से जागरूक बनिए भाई, कोर्स कर रहे हो आप, शेयर मार्केट सीख रहे हो, एक तरीके से स्कूल की क्लास में बैठे हो आप लोग। ये नॉर्मल चीजें आपने नहीं सीखी तो खाग डिमांड, डिमांड सप्लाई जोन सीखोगे आप? छी। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये रिलायंस का शेयर है भाई। ये चला 2015 से, 2015 से आज तक। अगर लास्ट के 4-5 महीने आप निकाल दो, तो क्या इस शेयर ने आपको 4-5 महीने से ज्यादा लॉस में रखा? चाहे आपने कुछ नहीं देखा, आपने आंख बंद की, बटन दबाया, बाय कर लिए, आपने ये नहीं देखा कि ये ऑल टाइम हाई पे है, ऑल टाइम लो पे है, कहां पे है, आपने नहीं देखा ये। बस उठाया, बाय कर लिया, मुंह उठाया, बाय कर लिया। अगर आपने ऐसे भी बाय किया तो क्या लॉस में रखा आपको 2015 से आज तक? तीन या 4 महीने से ज्यादा। आरती इंडस्ट्री लिमिटेड ने मार्केट नित्या ग्रुप में बताया था, अभी तक लटके हैं। भाई वो मेरी गलती थोड़ी है, फिर आप आपकी गलती है, मेरी गलती है विशाल भाई वो? किसी शेयर का अगर स्टॉप लॉस है और वो इस तरीके से गिर रहा है, तो उसमें लॉस लेने में कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन आप बैठे हो उसमें, आपके पास एवरेज करने के पैसे नहीं है, फिर भी स्टॉप लॉस नहीं ले रहे हो। वहां पे लॉन्ग टर्म के कई शेयर 2-2 3-3 गुना हो गए, उनके बारे में तो किसी ने नहीं बताया मुझे। अब इसका सप्लाई जोन चेक कीजिए। रिलायंस में सप्लाई जोन कहां पे जाकर है भाई? सीधा 1500 पे जाके है। अभी कहां पे चल रहा है? डिमांड जोन में है, मान लो मंथली, अगर ये सप्लाई जोन तक जाएगा, कितना परसेंट रिटर्न दे दिया भाई? 40% रिटर्न तो इसने पहले सप्लाई जोन तक दे दिया। ये होते हैं भाई, अगर आपको मल्टी बैगर रिटर्न चाहिए थोड़े दिनों में। सब कुछ ओके है या नहीं है भाई रिलायंस का? बताओ। ढूंढ लोगे मल्टी बैगर स्टॉक? एक सीडीएसएल है, सीडीएसएल भी बताया था मैंने। ये 52 वीक लो पे थोड़ी चल रहा है, 52 वीक लो पे चल रहा है क्या? हाँ, 90% रिटर्न दे सकता है भाई। किसी के अंदर दम है थोड़ा सा होल्ड करने का, कर लो कोशिश। भाई देखिए आलम भाई, अब तो मार्केट गिरी हुई है। यार कोई ऐसा शेयर है जो अब नहीं गिरा हुआ हो? कोई ऐसा शेयर है पिछले 4-5 महीने से जो नहीं गिरा हो? कुछ लोगों को ना कुछ चीजें समझ में नहीं आती, जब मार्केट गिरती है ना तो सबको लपेटे में लेती है। आप चाहे कितना भी बढ़िया शेयर ले लो, आप ये बोल ही नहीं सकते कि ये शेयर गिरा ही नहीं है। एक भाई ने बोला है, इंडस शेल्टर, मोएल, अडानी पावर। भाई कितना प्रॉफिट ले लिया फिर आपने इनमें?
ये भी गिरे मिलेंगे, जाके देख लो पिछले 5 महीने में। ऐसा नहीं कि ये सीधा खड़े खड़े 5 महीने ये भाग ही रहे हैं। और गिन चुन के अगर आप बता भी दोगे तो 20 शेयर से ज्यादा नहीं बता पाओगे। 7,000 कंपनियां हैं मार्केट के अंदर। और इतने आप लक्की या इतने बड़े रिसर्च एनालिस्ट आप हो नहीं कि उन 7 कंपनियों में ही पैसे लगा के रखोगे। अभी बोल रहे हैं बजाज फाइनेंस, इन्वेस्ट क्यों नहीं किया भाई जब आपको इतना ही पता था तो। इतना आसान नहीं है भाई। एस्ट्रल बोल रहा है भाई। एस्ट्रल आपको पता है 50% गिर चुका है। नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूँ आलम भाई मैं। इसका भी वैसे तो ज्यादा है, प्राइस टू बुक वैल्यू ज्यादा है, अभी भी ज्यादा है। अब इसका ज्यादा क्यों है, कोई बता सकता है? सीडीएसएल का ज्यादा क्यों है ये? एसेट्स नहीं है इसके पास, सीधी सी बात है। एक डिपॉजिट, एक एक्सचेंज ही मान के चलो आप, सब कुछ डिजिटल है। सीधा डीमेट अकाउंटों से लिंक है भाई ये। अगर पीएटी आप देखोगे, बताओ भाई, बढ़त पे है घटत पे है? बताओ। ये लास्ट क्वार्टर में 129 करोड़ रुपए क्यों आया पता है? क्योंकि दिल्ली एक्सपायरी बंद हो गई, इस वजह से आया है। वॉल्यूम घट गया। सेल्स देखो, सेल्स भी घटी है लास्ट क्वार्टर में। क्यों घटी है? क्योंकि भाई दिल्ली एक्सपायरी बंद हो गई तो वॉल्यूम कम हो गई, वरना सब कुछ इसका बहुत बढ़िया है। 25% एफआई लेके बैठे हैं, 45% नॉन इंस्टीट्यूशनल। यहाँ पे गलत दिखा रहा है मेरे ख्याल से। सबका जोड़ के 80% पब्लिक का दिखा रहा है। बीएससी का भी देख लेना भाई आप। बहुत आसान है भाई अच्छे शेयर ढूंढना। एक बार आपको आ गए ढूंढने, कभी मार नहीं खाने वाले हो। और भाई अगर आपको भी रातों रात अमीर बनना है तो फिर मैं तो क्या, कोई भी नहीं रोक सकता भाई आपको फिर। शेयर होल्डिंग प्रमोटर की है 15, 32 श्रीशील। बाहर के लोगों की ज्यादा है भाई, दूसरी कंपनी की ज्यादा होल्डिंग है इसके अंदर। पब्लिक अदर के पास प्रमोटर म्यूचुअल फंड, प्रमोटर के पास है 15%, 20%, 8% अदर। म्यूचुअल फंड के पास 11.5, एफआईज के पास 17, बाकी पब्लिक के पास है। ठीक ठाक है शेयर होल्डिंग पैटर्न भी, क्योंकि कंपनी ही ऐसी है भाई ये। भाई तुक्का लग गया तो बन जाओगे। अब एक बार ये लास्ट वाला ऑप्शन और पढ़ लीजिए, फिर क्लास को खत्म करते हैं। देखिए कोर्स में ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको केवल 2-4 चीजें सिखा रहा हूं। कोर्स में आपने कितनी सारी चीजें सीखी हैं भाई अभी तक। बेस्ट डिमांड और सप्लाई जोन की लोकेशन।
सही बात है भाई, किचन वाला फंड थोड़ी डाला है मार्केट में, आज नहीं तो कल ऊपर चला जाएगा। बताओ भाई, रोहित भाई बोल रहा है कि प्राइस टू बुक वैल्यू का पता ही आज चला है। इतने दिन से शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू का नहीं पता। अच्छी बात है भाई। यूपीआई करने पे मतलब मेरा कहने का ये है, मैं आपको स्विंग ट्रेड भी सिखा रहा हूँ, डिमांड सप्लाई सिखा दिया, बड़े मल्टी बैगर स्टॉक कैसे ढूंढते हैं वो भी सिखा रहा हूँ, चार्ट भी सिखा रहा हूँ, बेसिक स्ट्रेटजी भी सिखा रहा हूँ। कर दो, उसमें क्या है? हाँ हाँ, कर दो, ओके कर दो ना, इसी में भी आए पैसे आने चाहिए। ये बताओ भाई, गुलशन जी का ये पीएनएल है, क्लास लेते लेते ही इन्होंने इतना प्रॉफिट बना लिया। 2,38,000 रुपए का वेरीफाइड पीएनएल है ये। कितना फंड यूज किया है गुलशन जी? 50,000 एक दिन का है, 38,000, 22,000, 25,000, 11,000, 22,000। आपने मेरे पास भी तो स्क्रीनशॉट भेज रखे थे। 1,18,000 का था शायद कल का भी। ये कॉमोडिटी ज्यादा करते हो ना सर आप? अच्छा, इक्विटी में 1.2 लाख। भाई नीचे वाला पढ़ो स्क्रीन, ये जो लिखा हुआ है, बेस्ट लोकेशन डिमांड और सप्लाई जोन की। आज तो हमने एक ही स्लाइड की है भाई, सारा दिन में। इसमें नहीं दिख रहा है वो क्लिक नहीं हो रहा इक्विटी वाला, कहाँ पे मुझे नहीं पता इसका। जैन में, जनवरी में? ये इक्विटी का है, जनवरी में तो इक्विटी का होगा ये। अच्छा, एमसीएक्स है पूरा। चलो, बहुत बढ़िया। कोर्स से पहले बस 500,000 बनता था। अरे ऐसे ही मेहनत करोगे ना जरा, ऐसे ही मस्त प्रॉफिट बनता है, ऐसी बात नहीं है, अब 20-30,000 बनता है। अगर आपने ये पॉइंट फॉलो नहीं किया तो आप कभी डिमांड सप्लाई जोन की स्ट्रेटेजी किसी काम की नहीं रहेगी भाई, इतना हल्के में मत लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। अगर कोई शेयर 1 महीने 3 महीने के सप्लाई जोन को टच करके आ रहा है तो उसको 25-30% गिरने दीजिए। मतलब 20 से 30 भी आप मान के चल सकते हो। मतलब क्या, इसका वो गिरेगा ही गिरेगा भाई, हाई चांस है गिरने के। आई बात समझ में? नहीं समझे? यानी अगर बड़ी टाइम फ्रेम से सेलिंग आ रही है तो वीकली डिमांड जोन, डे के डिमांड जोन काम नहीं करते हैं। अगर 1 साल के
सप्लाई जोन से सेलिंग आ रही है तो महीने का डिमांड जोन भी काम नहीं करेगा। ऐसे समय में आपको स्टॉक के 25-30% गिरने का इंतजार करना चाहिए और लोअर लेवल से एंट्री लेने की कोशिश करनी चाहिए ताकि कोई नई इन्वेस्टमेंट आए और साथ में बड़ा डिमांड जोन मिले, तब जाके वो काम करेगा। समझ गए? कल मैं आपको ये वाला पॉइंट दिखाऊंगा, मतलब इसको सिखाऊंगा ये मापते कैसे हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, आज अभी खत्म करते हैं क्लास को। आज की पहले स्क्रीनशॉट, आज की क्लास का जो पहला स्क्रीनशॉट मांग रहा था भाई वो ये है। अच्छी बात है आर्यन भाई, हो जाओगे, चिंता मत करो। गुड नाइट भाई, गुड नाइट। आना संदीप भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मोस्ट वेलकम है। नहीं, आज की क्लास को तो खत्म करते हैं भाई, फिर ज्यादा हो जाएगा। ये पहली स्लाइड मांग रहा था कोई, ये दूसरी स्लाइड है, बाकी कल यहां से शुरू करेंगे। प्रद्युम्न रात के तो कहाँ पे हो आप? थैंक यू शीतल जी। नहीं, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है भाई, आराम से सीखेंगे भाई, हमको क्या जल्दबाजी है, आज ही खत्म कर दें, क्या जल्दबाजी है हमको। एक दिन ज्यादा ले लेंगे क्लास, 2 दिन ज्यादा ले लेंगे क्लास, हमको कोई पीछे थोड़ी पड़ा हुआ है हमारे, आराम से सीखेंगे भाई। करवा दो भाई सारा, मैं साथ में आप लोगों के सवाल लेता रहता हूँ, थोड़ी सी बातें करता रहता हूँ क्लास में। इसका फर्क ये पड़ता है कि इससे आपकी थोड़ी थोड़ी ना साइकोलॉजी बिल्ड होगी। अगर हम साथ साथ में बात करते रहे ना, इससे थोड़ी सी साइकोलॉजी बनती है, नई नई बातों का पता चलता है। नहीं जाता विशाल भाई, जिम वगैरह नहीं जाता। भाई मेरे फोटो तो पता नहीं कहाँ गए। चलिए भाई, गुड नाइट सभी को, बेस्ट ऑफ लक सागर भाई, शुभ रात्रि। कल मिलते हैं इसी समय क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। शुभ रात्रि सभी को, जय माता दी, गुड नाइट।